हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के नाम से, जिसका स्टीरियो केमिस्ट्री अपने को पढ़ना है। डेट इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने भाई की तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमेशा की तरह अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं। आजकल का जो समाज है वो बड़ा ही अजीब सा हो चुका है। लोग दूसरों का विश्लेषण और आकलन बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। तो जब भी आपका आकलन होने लगे समाज के अंदर या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका आकलन सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है आप खुद। तो ध्यान से सुनना है 4 लाइनें उन लोगों के लिए। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। भाई, अगर आपका जमीर गवाही दे रहा है कि आप सही हैं, तो समाज के या आस पड़ोस के लोगों को गवाही देने की आवश्यकता नहीं है कि आप सत्य हैं या नहीं है अपनी नीयत पे। अगर आपका जमीर अच्छा है, बाकी सब अच्छा है। तो शुरू करते हैं। डेट इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो देखो जी, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है। पहला पॉइंट, इन SN1 मैकेनिज्म, पहले बेसिक से शुरू करते हैं फिर लेके चलेंगे। इन SN1 मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या बनी थी, कल पढ़ा था हमने। इन SN1 मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट टेक प्लेस, कह सकता हूं। SN1 मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनी थी। दूसरा, हम जानते हैं, वी नो डेट कार्बोकेटाइन is planar in nature and contain sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सही है। हमें पता है कि भाई जो कार्बोकेटाइन है वो कैसी होती है, प्लेनर होती है नेचर के अंदर। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन अपने अंदर कंटेन करती है, डेट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करती है। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं भाई। देखो, कार्बन जो होता है उसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है। कार्बन 1s2 2s2 2p2, कह सकता हूं भाई। ये आपका कार्बन है, इसके आपने कन्फिग्रेशन लिखी 2s2 और ये 2p2। आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड कार्बन पहली बार एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा होगा और कार्बन का जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके ऊपर पहुंच गया होगा, कह सकता हूं। अब देखो, अगर सिंपल कार्बन होता तो मैं कह सकता था कि 2s और 2p ऐसी कंपोजिशंस बनी होंगी, कह सकता हूं। इसके बाद देखो, इसको ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं भाई। ये साबित कर रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक में एक बार आपको ये पता चल जाए कि SN1 मैकेनिज्म में बनता क्या है, फिर अटैक किस तरीके से होगा, वो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, मुझे बनानी है कार्बोकेटाइन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसी को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, कार्बोकेटाइन कहा जाता है। तो मुझे कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कार्बोकेटाइन की क्या करोगे। पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो चुका होगा, लॉस हो चुका होगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका होगा भाई, लॉस हो चुका होगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। देखो, अब जो कन्फिग्रेशन बची होगी, डेट इज 2s एंड 2p। 11th क्लास में आपने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा जिसकी n की वैल्यू बड़ी हो। अगर n की वैल्यू समान हो जाए तो l की वैल्यू जिसकी ज्यादा रही होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हुए नजर आएंगे, रिमूव करते हुए नजर आएंगे। l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखो, अब देखो कितने बॉन्ड बने, एक s हो गया और 2 p के। तो कह सकता हूं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रही होगी, डेट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन रही होगी। जो कार्बोकेटाइन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे रही होगी, sp2। देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे दिखा सकता हूं, ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा सकता हूं भाई। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर क्या मौजूद रहे होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। ये वो ऑर्बिटल रहा होगा जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहा होगा। इसको रंग भर देता हूं ऐसे, सही है। ये एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहा होगा, कह सकता हूं। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। तो कह सकता हूं एम्प्टी 2p
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सही है, सही है दिखा भाई, हाँ या ना, सही है। तो ये आपकी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसे आप ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे बना सकता हूं, ऐसे भी तो बना सकता हूं भाई, ऐसे। ये आपकी स्पीसीज रही होगी अनहाइब्रिडाइज्ड। सही है, इसको रंग भर देता हूं फिर से, ऐसे दिखा दूं। ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल रहा होगा। कौन सा रहा होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल। ये है अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल। दोनों संभावनाएं दिखा देता हूं कैसे कैसे बन सकती हैं। सही है, और ये कार्बन कैसा दिखा दो, पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव दिखा देना, ये पॉजिटिव रहा होगा। सही है, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ एक ऑर्बिटल का और एक ऐसे दिखा। ये भी कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सही है, बेसिक कंसेप्ट समझ आया। और बेसिक कंसेप्ट कहता है कि इट इज ट्रायगोनल प्लेनर, इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि इसका अंदर कैसी अरेंजमेंट होती है, प्लेनर अरेंजमेंट होती है। कैसी अरेंजमेंट होती है भाई, प्लेनर अरेंजमेंट होती है। अब क्लियर हो गया होगा, देख लो ध्यान से। इसके अंदर कौन सी अरेंजमेंट रही होगी मेरे भाई, प्लेनर अरेंजमेंट रही होगी। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने का मेरे भाई। सही है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखने का कि मैंने क्यों कहा कि इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन बना होगा। और अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना होगा तो उसके अंदर क्या मौजूद रहा होगा, एक स्ट्रक्चर मौजूद रही होगी, डेट इज कॉल्ड प्लेनर अरेंजमेंट स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हुआ नजर आएगा। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ध्यान से देखने का, इस स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने पेन के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तब तक मैं एक पेन ढूंढ लेता हूँ, तब तक आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। देखो, एक पेन ये हो गया। सही है, एक पेन कहाँ रख दिया भाई, एक चम्मच से काम चला लेते हैं। देखो देखो ध्यान से। सही है, देखो भाई किस तरीके से स्ट्रक्चर को दिखा सकता हूं। अब स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। देखो, 3 बॉन्ड बने होंगे। कैसे बॉन्ड बने होंगे, 3 बॉन्ड। ये चम्मच है, सही है, दिखा। देखो, अब मैं इस स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखने का। देखो, दिखी, हाँ या ना, देख लो ध्यान से। अब जो ये अंगूठा लगा हुआ है या ये फिर जो हाथ लगा हुआ है, देखो इसको, ये कैसी स्ट्रक्चर बनी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर कह सकता हूँ। ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब ये एक हाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल और ये भी हाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल। ये जो जगह रही होगी, ये कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो एम्प्टी है। इसका मतलब इधर से एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा, इधर से भी क्या मौजूद होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। और इस सेंटर वाले कार्बन पे क्या मौजूद रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज कह सकता हूं, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ऐसे। सही है, देख लो कैसे, दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे। देखो, सही है, दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है ऐसे। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहा होगा। सही है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहा होगा, ये बॉन्ड बना रहा होगा, ये बना रहा होगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होगा। अब देखो संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ध्यान से देखना है इन स्ट्रक्चर्स को। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहती हैं, डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं एक्सप्लेन जो करूँ वो आपके दिमाग के अंदर सीधा निकल जाए। देखो, अब देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर बनी होगी, मान लेता हूं ये पहले प्रकार की जो स्ट्रक्चर हमने दिखाई थी वो ये है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन पे क्या मौजूद होगा, पॉजिटिव। अब देखो, SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी अटैक कर सकता है। दिखा, मतलब ये जगह आगे वाली भी क्या है, खाली है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी अटैक कर सकता है। और दूसरा, पीछे की जगह भी खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है, पीछे से। आगे से भी हमला हो सकता है, पीछे से। तो SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है उसके अटैक करने की 2 प्रोबेबिलिटी है, अटैक फ्रॉम फ्रंटल कार्बन, अटैक फ्रॉम बैक साइड। सही है, तो 2 लोब से अटैक हो सकता है, फ्रंटल लोब से अटैक हो सकता है और बैकवर्ड जो लोब है उस पर क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। इसीलिए 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब देखो, SN2 में तो क्या था, हमेशा पीछे से हमला हो रहा था, बॉन्ड साथ साथ बन रहा था, साथ साथ टूट रहा था। इसमें पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो जो कार्बोकेटाइन है वो प्लेनर है, प्लेनर कार्बोकेटाइन पे हमला आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी। अगर हमला आगे से हुआ तो कन्फिग्रेशन जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, डेट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। मतलब जिसकी कन्फिग्रेशन में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना आए, डेट इज कॉल्ड रिटेंशन।
अगर मान लो हमला पीछे से हुआ तो पीछे से हमला तो आप पढ़ ही चुके, अगर हमला पीछे से होगा तो डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन क्या कर जाएगी, रिवर्ट कर जाएगी। तो SN1 मैकेनिज्म में दो प्रोडक्ट संभव हैं, दो इक्वल प्रोबेबिलिटी हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की, दो आपकी अमाउंट के अंदर क्या बन सकते हैं, प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन समझ में आई होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां से भी हमला कर सकता है पीछे से, और कहां से हमला कर सकता है, आगे से। वही चीजें अब लिखने वाला हूं जो आपको कंसेप्ट के माध्यम से समझाया है, सही है। सो इन केस ऑफ SN1 mechanism, there is equal, so in case of SN1 mechanism there is equal probability मतलब बराबर की संभावना है, there is equal probability of attack of nucleophile on planar carbocation carbon. In case of SN1 mechanism, there is equal probability of attack of nucleophile on planar carbocation carbon both from frontal side, सही है, frontal side and result in formation of retention of configuration product, and attack on या attacks from backside, पीछे से भी हमला कर सकता है, and attacks from backside to form inversion of configuration product। कहानी समझ आई भाई। SN1 मैकेनिज्म में बनेगी कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो आगे से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा तो कन्फिग्रेशन जो है रिटेंशन का मतलब है कन्फिग्रेशन सेम रहेगी, नो चेंज इन कन्फिग्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अगर पीछे से अटैक कर सकता है तो इन्वर्जन ऑफ क्या करेगी, कन्फिग्रेशन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। देखो ध्यान से क्या कहता है, देखो ध्यान से, डायग्राम से समझा रहा हूं इस चीज को, सही है, ध्यान से समझने का। रे बाबू ये आपका क्या है, डैश वेज कन्फिग्रेशन है, सही है, रंग अपनी कॉपी में आराम से बैठ के भर देना। इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक, सही है। अब मुझे पता है कि ये हेलोजन का बॉन्ड टूटा होगा और इसने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की होगी। अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई होगी तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कहती है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आगे से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। आगे से अटैक होगा तो कन्फिग्रेशन जैसी थी वैसी की वैसी रहती हुई नजर आएगी, किसी भी प्रकार की कन्फिग्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके लिए शब्द यूज होगा रिटेंशन। क्या होगा, रिटेंशन। अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो कन्फिग्रेशन गेट रिवर्ट, उसके लिए जो शब्द कहलाएगा डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। देखो अब दोनों प्रोबेबिलिटी मान रहा हूं, मान लेता हूं ये कार्बोकेटाइन बन गई होगी, कल्पनाएं करनी है, कार्बोकेटाइन बन गई। अब कार्बोकेटाइन बनी होगी तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल पे आगे से अटैक कर दे। तो देखो ध्यान से, अगर आगे से अटैक किया होगा तो देखो, मान लेता हूं आपका जो हेलोजन है वो कहां से निकला, वेज से, तो न्यूक्लियोफाइल भी कहां जुड़ जाए, वेज पे। देखो जहां से न्यूक्लियोफाइल आप जिधर से आपका हेलोजन निकला उधर ही जाके आपका कौन जुड़ जाए, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब पहले जैसी कन्फिग्रेशन थी हेलोजन की जुड़ने से, जैसे ही हेलोजन को हटाकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो पहले हेलोजन वेज पे था तो न्यूक्लियोफाइल भी किस पे जुड़ गया, वेज पे। तो क्या कन्फिग्रेशन बदली, बोलो 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 बोलो, नहीं, कन्फिग्रेशन नहीं बदली, क्योंकि हेलोजन वेज पे था, न्यूक्लियोफाइल भी किस पे आ गया, वेज पे। तो कन्फिग्रेशन नहीं बदली, और कन्फिग्रेशन नहीं बदलती उसके लिए शब्द क्या होता है, रिटेंशन। क्या होता है भाई, क्या होता है बाबू, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन।
तो SN1 मैकेनिज्म में दो प्रोडक्ट संभव हैं, डेट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन और दूसरा होता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। दूसरी प्रोबेबिलिटी, हेलोजन कहाँ था, वेज पे, जैसे ही हेलोजन यहाँ से निकला उसने कार्बोकेटाइन बनाई, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो वेज पर ना जुड़कर उसके जस्ट अपोजिट पहुंच जाए, किस पे, डैश पे। तो इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं ये क्या कहलाएगी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या कहलाएगी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, जिसे हमने वाल्टर इन्वर्जन के नाम से पढ़ा था SN2 मैकेनिज्म के अंदर। ये रही 50% प्रोडक्ट, सही है। तो 50% इन्वर्जन हो सकता है, 50% क्या हो सकता है बाबू, रिटेंशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन हो सकता है। माना जाता है कि रिटेंशन की मात्रा थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा होती है, किससे, इन्वर्जन जो प्रोडक्ट है उससे। तो कह सकता हूं 50% इन्वर्जन हुआ होगा, 50% रिटेंशन हुआ होगा। तो फाइनली SN1 मैकेनिज्म में दो प्रोडक्ट्स की क्या हुई होगी बाबू, फॉर्मेशन हुई होगी, दैट इज इन्वर्जन एंड रिटेंशन, सही है। SN2 में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट संभव था, डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या बनी थी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने का, ये है इसकी बाबू स्टीरियोकेमिस्ट्री, सही है। ध्यान से सुनना है, एक शायरी फिर आगे चलते हैं, सही है। हम ठहर तो जाएं तेरे दिल में, क्या कह रहा है भाई, बड़ी गहरी बात कह रहा है, सुनो सुनो देखो, वाह वाह क्या बात है। हम ठहर तो जाएं तेरे दिल में, पर क्या करे, भीड़ में मेरा दम घुटता है, सही है भाई। आपने अपने दिल में इतने लोग बसा रखे हैं जिसकी वजह से मेरा दम क्या लग जाता है, घुटने लग जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपका दम ना घुटे, इसीलिए हमने मैकेनिज्म शुरू किया है बाबू, सही है। पहचानने का ये ब्लर कर रहा है, तो ब्लरिंग को रोकने के लिए उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सही है, पहचान लोगे। तो अगला जो सेक्शन है वो डेट इज कि आपका जो SN1 मैकेनिज्म है उसके अंदर और क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हमने पाया इन्वर्जन, पाया रिटेंशन, पाया, सही है। इसके बाद अगली जो कंसेप्ट आता है कि अगर इन SN1 मैकेनिज्म क्या बनी है, कार्बोकेटाइन, इन ये था भाई इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इन SN1 मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ क्या बनी, इन SN1 मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, टेक प्लेस, सो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, सो फॉर्मेशन ऑफ rearranged product, so formation of rearranged product is possible, so formation of rearranged product is possible। आपने पढ़ा है कि जब भी कार्बोकेटाइन बनती है तो कार्बोकेटाइन बनने की वजह से कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, रीअरेंज प्रोडक्ट। रीअरेंज प्रोडक्ट मतलब आसपास के जो एटम हैं या जो ग्रुप्स हैं वो अपनी पोजीशंस को रीअरेंज कर सकते हैं और एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो कार्बोकेटाइन है, जैसे कार्बोकेटाइन आई दिमाग में चलना चाहिए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है अपनी व्यवस्था को क्या करना, परिवर्तित करना। कैसे, व्यवस्था परिवर्तित करने का मतलब होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो इस तरीके से उस कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट किया जाए ताकि उसकी स्टेबिलिटी को क्या किया जा सके बाबू, बढ़ाया जा सके। जैसे एक उदाहरण से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनी होगी तो कह सकता हूं किसकी फॉर्मेशन हुई होगी, रीअरेंज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। देखो क्वेश्चन है CH3CH बेंजीन CH3X और इसके ऊपर कौन अटैक कर देता है बाबू, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, सही है। इसका जो उत्तर बनता है वो बनता है CH3CNU बेंजीन, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये बन गया बाबू CH2CH3 और यहां से बाहर कौन निकल जाता है, X नेगेटिव निकल जाता है। यहां से बाहर कौन निकल जाता है, X नेगेटिव निकलता हुआ नजर आता है। तो ये है आपका रिएक्टेंट, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कह सकता हूं और ये बन गया आपका फाइनली क्या, प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये बना कैसे,
अगर इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनी होगी तो पक्की बात है कार्बोकेटाइन लीड्स टू रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन का करते हैं बाबू हम मैकेनिज्म, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि अगर कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट बना होगा तो कार्बोकेटाइन अपने साथ क्या लेके चल सकता है बाबू, रीअरेंजमेंट लेके चल सकता है। देखो संभावनाएं, संभावनाएं कैसे भाई, ये आर ग्रुप मान लो पूरा का पूरा, ये आर ग्रुप और ये एक्स, तो आपको पता है जब भी SN1 मैकेनिज्म चलता है तो SN1 मैकेनिज्म में R और X का पहले बॉन्ड टूट जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, R+ में, मतलब कार्बोकेटाइन बन जाती है। तो इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले मान सकता हूं इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या कर गया होगा, इनिशियल फेज के अंदर टूट गया होगा। तो मॉलिक्यूल आपके सामने लिख रहा हूं और फिर कल्पनाएं करनी शुरू कर रहा हूं कि इनके बीच में जो बॉन्ड हुआ करता था वो बॉन्ड क्या कर गया बाबू, क्लीव कर गया, बॉन्ड टूट गया। सही है, तो इसका मतलब पहला जो स्टेप हुआ होगा, पहले स्टेप में RX का जो बॉन्ड है वो टूट गया होगा और उसकी फॉर्मेशन की होगी किसकी, R+ की, डेट इज कार्बोकेटाइन। अगर ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हुई होगी तो पक्की बात है बाबू इसके अंदर क्या हुआ होगा, बॉन्ड टूटा होगा R और X का, डेट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कौन सी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनी होगी। सही है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैसे, एक कार्बन बगल वाले दो कार्बन से जुड़ा हुआ है या फिर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, ये जुगाड़ है पहचानने के, तो उस चीज को आप क्या कह सकते हो, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, लगा के देखना है क्या सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकती है या नहीं। सही है, तो आप देखो रीअरेंजमेंट कैसे लगाओगे, दो संभावनाएं दिखा रहा हूं आपके सामने, देखो रीअरेंजमेंट की। सही है, पहली रीअरेंजमेंट पड़ोसी के साथ दिखाएगा, हो सकता है इसका H इसके पास से शिफ्ट हो जाए, तो कौन सी शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट मान लेता हूं इधर से। सही है, ये A से, A की तरफ से क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। सही है, अगर A की तरफ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ बाबू तो आंसर ये बना होगा CH2 कौन सी कार्बोकेटाइन बन गई बाबू, प्राइमरी। पहले कौन सी थी, सेकेंडरी। पहले ज्यादा स्टेबल थी, अब तो क्या हो गई, कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। पहले कुछ तो ज्यादा स्टेबल थी, क्या ऐसा काम करेगा कि पहले ज्यादा स्टेबल था अब क्या हो गया, कम स्टेबल। क्या कोई ऐसा व्यक्ति काम करेगा, पहले सैलरी ज्यादा थी अब कम सैलरी पे क्या काम करना पसंद करेगा, नहीं। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से तो कम वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में तो कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब यहां से तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, रीअरेंजमेंट हमेशा अगल बगल से होती है, किससे, अगल बगल से होती है। अब देखो यहां से पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, इसको ऐसे दिखा दूं, ऐसे देखो, अगर मान लो मैंने फिनाइल शिफ्ट किया, कौन सा शिफ्ट किया, फिनाइल शिफ्ट। देखो तीसरी पॉसिबिलिटी, सारे प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, अगर आपने कौन सा शिफ्ट किया, फिनाइल शिफ्ट किया, संभावनाएं दिखा रहा हूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते थे और ये क्यों नहीं बने। अगर ये फिनाइल शिफ्ट ऐसे हुआ होगा ऐसे, तो देखो बाबू कौन सी कार्बोकेटाइन बनी होगी, CH3 CH+, CH, ये बेंजीन, और ये क्या बन गया, CH3। देखो पहले भी कार्बोकेटाइन कौन सी थी, सेकेंडरी, अभी भी कार्बोकेटाइन कौन सी है, सेकेंडरी। भाई पहले भी सेकेंडरी थी अब भी सेकेंडरी है, कोई फायदा नहीं है। रीअरेंजमेंट तब करना होता है जब उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो कौन सा शिफ्ट होना भी पसंद नहीं करेगा, फिनाइल शिफ्ट। क्यों, क्योंकि पहले भी सेकेंडरी थी और अभी भी क्या है, सेकेंडरी। फिर फर्क क्या हुआ, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि जगह में कुछ परिवर्तन हो। भाई पहले भी सेकेंडरी था अब भी सेकेंडरी, जगह में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो ना तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है इधर से, ना ये फिनाइल शिफ्ट हो सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी, अब देखो तीसरी पॉसिबिलिटी मान लेता हूं ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, इसको बी लिख देता हूं। सही है, उसको ए लिखा था, इसको बी, तो मान लेता हूं बी का जो है वो क्या शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। बी जो कंपोनेंट है उसका क्या शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट। तो जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट हुआ होगा तो आंसर बना होगा CH3 C+, ये बेंजीन, और ये H जाकर उधर जुड़ गया होगा CH2 CH3। चेक करो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बाबू, एक कार्बन, इधर भी कार्बन से, ये भी कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, और ये भी क्या है, कार्बन। एक कार्बन तीन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर इस पॉजिटिव कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, टर्सरी कार्बन कहलाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन कहलाएगी, कह सकता हूं।
और टर्सरी कार्बोकेटाइन जो होती है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। सेकेंडरी तो स्टेबल थी लेकिन टर्सरी उससे भी क्या हो गई बाबू, ज्यादा स्टेबल हो गई। इसका मतलब रिएक्शन ये रास्ता लेना पसंद करेगी, ये प्रोडक्ट बनाना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट होने से यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रही है। साथ साथ ये जो कार्बोकेटाइन है, इसको ऐसे दिखा दूं, इस बेंजीन के सर्किल को हटा के, न्यूक्लियस को हटा के, ऐसे पॉजिटिव सिंगल डबल, ये कैसी कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। टर्सरी तो है ही है, सोने पे सुहागे वाली बात क्या है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। और रेजोनेंस की वजह से आपको पता है चार्ज घूमेगा, चार्ज घूमने से फैलता है, फैलने से चार्ज कम होता है, चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब अब इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे आसानी से कौन हमला कर सकता है, ऐसे दिखा दूं इधर। अब इसके ऊपर कौन आसानी से हमला कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल हमला कर सकता है। इसीलिए हमने उत्तर बाबू ये बनाया। अब क्लियर हो गया, ये है प्रोडक्ट। कर लोगे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चेक करने का। टर्सरी कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनती है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि प्राइमरी थी। ये क्यों नहीं हुआ फिनाइल शिफ्ट? क्योंकि पहले भी सेकेंडरी था, अब भी सेकेंडरी, कोई फायदा तो है नहीं। सही है, तो इस चीज का ध्यान रखने का रे भाई। सही है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सही है, तो 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो हमें बेहद पसंद करते हैं, फॉर हेटर्स, हेटर्स लोगों के लिए 4 लाइनें। मान बैठे हो अभी से ही भला हार तुम, मान बैठे हो अभी से ही भला हार तुम। फिर से सुनो, हेटर्स के लिए हैं ये 4 लाइनें। मान बैठे हो अभी से ही भला हार तुम, फिर से डसने के लिए मुझको रहो तैयार तुम, इतने से तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ऐ सांपो मेरा, मशवरा ये बढ़ा लो जहर की मिकदार तुम। सही है भाई, इतने से तो कुछ नहीं होगा, अब आपको अपने डंक के अंदर जहर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा कुछ हो सकता है। इस जहर से तो आपसे कुछ नहीं हुआ, तो जहर की मात्रा बढ़ाएं, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं हमारे ऊपर। जहर नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आग की आपने सारे पैतरे लगा लिए हैं, लेट्स ट्राई वंस अगेन। क्या पता, फिर से कह रहा हूं, जिसका रखवाला खुदा हो, जिसकी नीयत अच्छी हो, जिसके साथ भगवान हो, जिसके साथ माता पिता हो, उसका कोई भी सांप नेवला कुछ नहीं कर सकता, कोई जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आप अपना काम नेक नियत और मेहनत से करते रहें। कभी ना कभी कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।